नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सात्विक बनर्जी और साइंटिस्ट कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसके बारे में हम लोग आज रादर आई वुड से कि जानने का कोशिश करेंगे, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्रिकल वैल्यू बहुत है। यह है इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट। आप लोगों को पता ही होगा, इसराइल पैलेस्टाइन अलग अलग देश है, उसमें से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। 73 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, आप समझ सकते हो कितना लंबा चल रहा है और अभी तक ख़त्म होने का कोई अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग अगर पूरा एंड तक वीडियो देखोगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, तो आई प्रॉमिस कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, यू वॉन्ट रिग्रेट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो। तो 73 ईयर्स ऑफ ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट आज से लगभग 4150 साल पहले जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए हम लोगों को कुछ थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल वैल्यूज़, कुछ इमोशन, कुछ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी सिचुएशन, सब कुछ थोड़ा जानना पड़ेगा, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीज़न है उसको हम लोग जान पाएंगे। तो अगर ये टॉपिक को हम लोग को ठीक से समझना है, इतना 1000 साल से पहले से हम लोग जानना है, इसका मेन बेसिक पॉइंट को समझना है, तो इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इस रीजियन का, पैलेस्टाइन, इजराइल, ये जो एरिया है, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए आप अगर ग्राफ मैप में देख सकते हो कि ये जो एरिया लोकेटेड है मेनली मिडिल ईस्ट एशिया में, एशिया का मिडिल ईस्ट पोर्शन में, ठीक है। और ये जो इज़राइल पैलेस्टाइन ये रीजन है, इसका नॉर्दर्न पार्ट में है जॉर्डन, सीरिया और लेबानन है और सीरिया है, और साउदर्न पार्ट में है जॉर्डन और इजिप्ट। तो आप समझ सकते हो कि ये सब अरबियन कंट्रीज़ है। तो इसका साइड में पूरा अरबियन कंट्रीज़ घिरा हुआ है। इसका लेफ्ट साइड में है मेडिटेरियन सी और राइट साइड में डेड सी। डेड सी मतलब आपको लोग पता होगा जहाँ पे कोई डूबता नहीं है, फ्लोटिंग सी हमेशा, राइट। सो आप जियोग्राफिकल लोकेशन को ठीक से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको समझने में थोड़ा अच्छा होगा कि दिस इज़ एन लैंड जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मेनली हो रही है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। इजराइल और पैलेस्टाइन का मैप अगर देखोगे तो पैलेस्टाइन जो गाज़ा दिखा रहा है, गाज़ा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक, ये दोनों एरिया को इजराइल पैलेस्टाइन कंसिडर कर लीजिए आप, ये पैलेस्टाइन है, और बाकी जितना भी एरिया है इसको इजराइल बोला जाता है। तो ये दोनों के बीच में ये लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। आज से लगभग 4150 साल पहले एक प्रॉफिट था, जन्म हुआ था उनका, जिनका नाम था अब्राहम। शायद आप जाने होंगे, अब्राहमिक रिलीजन जैसे जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये तीन का जो ट्री हेड है, जो ट्राइबल हेड या फिर आप बोल सकते हैं फैमिली ट्री हेड जो है, इनका नाम था प्रॉफिट इब्राहिम। प्रॉफिट इब्राहिम जो फर्स्ट प्रॉफिट थे जिन्होंने वन ट्रू गॉड या फिर जो शेपलेस गॉड यू कैन से, जिसको गॉड ने सबसे पहले अपना जो थ्योरी है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, गॉड क्या चाहते हैं वो पहले डिलीवर किया था, दैट इज़ कॉल्ड अब्राहम। अब्राहम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉफिट है। तो अब्राहम से शुरू करेंगे। अब्राहम को गॉड ने प्रॉमिस किया था एक प्रॉमिस लैंड के बारे में, कि अगर अब्राहम उनके टीचिंग के बारे में, टीचिंग के पाथ को, टीचिंग को अगर स्प्रेड करेंगे ह्यूमन रेस में, अगर आगे लेके जाएंगे, तो उनको एक प्रॉमिस लैंड दिया जाएगा जो दैट वाज फिल्ड विथ हनी एंड मिल्क। तो आप समझ सकते हो, प्रॉमिस लैंड, एक लैंड का प्रॉमिस किया गया था। उसके बाद अब्राहम का जो और एक बात बता दूं कि अब्राहम एक्चुअली उस टाइम में, देखिए, जुडाइज़म का कॉन्सेप्ट आया था। जुडाइज़म या ज्यूज जो फॉलो करते हैं, उस टाइम में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी नहीं था। जुडाइज़म वन एंड ओनली रिलीजन, एक्चुअली ये कोई कॉन्सेप्चुअल रिलीजन आप बोल सकते हो, जो जुडाइज़म से शुरू होती है, ये तीन पूरा अब्राहमिक रिलीजन। सो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जुडाइज़म उस टाइम में जुडाइज़म का ही एग्जिस्टेंस था, या कॉन्सेप्ट ऑफ जुडाइज़म का एग्जिस्टेंस था, राइट। तो जुडाइज़म को जो फॉलो करते हैं उन लोगों को ज्यूज बोला जाता है, राइट। अब अब्राहम का जो एक बेटा था उसका नाम था आइजक, वो भी एक रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ थे। और आइजक का एक बेटा का नाम था जेकब। जेकब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है एज पर ओल्ड टेस्टामेंट या फिर हिब्रू बाइबल, या फिर तनाक जिसको ज्यूस में बोला जाता है, हिब्रू तनाक, ठीक है। अब वो जो जेकब है, बोला जाता है कि जेकब एंजल के साथ फाइट किया था रेसलिंग में और वो जीत गए थे, दैट्स वाई उनका नाम दिया गया था इज़राइल। तो आप समझ सकते हो कि इज़राइल का जो नाम है वो एक्चुअली कहाँ से आई है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आई है। जेकब को इज़राइल बोला जाता था। तो जेकब भी वो प्रॉमिस लैंड का खोज में था कि वेयर इज़ द प्रॉमिस लैंड। गॉड ने बहुत बार इसके बारे में जिक्र किया था, ओल्ड टेस्टामेंट और हिब्रू बाइबल में भी बहुत बार इसका जिक्र किया गया है। तो
वो लैंड का नाम दिया गया था द किंगडम ऑफ इज़राइल। यू कैन अंडरस्टैंड, किंगडम ऑफ इज़राइल। सो इज़राइल नाम या दैट प्रॉमिस लैंड, दैट इज़ ऑल्सो यू कैन से दैट प्रॉमिस लैंड इज कॉल्ड किंगडम ऑफ इज़राइल, राइट। तो यहाँ से शुरुआत होती है। जेकब और उनका एक जेकब का जो 12 लड़का था, जिसको बाद में 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी इतना डिटेल्स में नहीं बता सकता, शॉर्ट में बताऊंगा। तो जेकब का और एक लड़का था जिसका नाम था जोसेफ। तो जेकब और जोसेफ ये लोग अपना जो नेक्स्ट जनरेशन जो फॉलोअर्स है, जिसको इजराइलिट बोला जाता था, इजराइल का फॉलोअर इजराइलिट बोला जाता था, सबको लेके वो लोग इजिप्ट में गया था। और ये बोला जाता है कि इजिप्ट में इजराइलिट को एज ए स्लेव टर्न किया गया था। दे वर ट्रीटेड एज स्लेव, और बहुत ऑपरेशन माइनॉरिटी, बहुत परसिक्यूशन हुआ था वहाँ पे इन लोगों का। सो वहाँ पे जो इजराइलिट फंसा हुआ था, जो स्लेवरी फेस कर रहा था, उन लोग चाहते थे कि कोई मेसिया आए और आके उन लोगों को बचाए और वहाँ से लेके जाए, और लेके जाने के बाद उन लोगों को प्रॉमिस लैंड तक लेके जाए। तो जेकब का जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है, उनका नाम था मोजेस। मोजेस से खुद फ़ाराओ फैमिली से बिलोंग करते थे एक्चुअली, मतलब वहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ था, मगर एक्चुअली वो जेकब का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। और मोजेस वहाँ पे एज पर द गॉड पाथ, गॉड ने उनको एडवाइस किया था। इजराइलिट को वहाँ से सेव करके लेके गए थे, दे सेव्ड इजराइलिट, मोजेस सेव्ड द इजराइलिट, और वहाँ से लेके प्रॉमिस लैंड तक लेके गए थे, मतलब किंगडम ऑफ इजराइल तक लेके गए थे। तो अब इसके बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इतना मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। इतना समझ लीजिए कि ज्यूस लोगों के लिए ये प्रॉमिस लैंड या किंगडम ऑफ इजराइल बहुत रिलीजियस मायने रखता है। तो बहुत सारा ज्यूस को ये लगता है कि किंगडम ऑफ इजराइल या फिर दैट प्रॉमिस लैंड उन लोगों का बर्थ राइट है। तब समझ सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के लिए। बाद में आऊँगा इसके बारे में डिटेल्स में, एज वी गो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर इजराइल तो समझ गए, इजराइल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आए। अब हम लोग समझते हैं कि पैलेस्टाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। पैलेस्टाइन एक्चुअली एक लैंड है, जो इसको माइथोलॉजिकल वैल्यू ना देके हम लोग इसको एंशियंट हिस्ट्री का वैल्यू में देख सकते हैं हम। इजराइल एक अरेबियन एरिया का जो मैप अभी देखे, उसको पहले इजरायली बोला जाता था, सॉरी पैलेस्टाइन बोला जाता था, पैलेस्टाइन लैंड ही था, वो एक अरबियन लैंड है। और पैलेस्टाइन नाम एक्चुअली ग्रीक राइटर्स ने इसको फिलिस्तीन से पैलेस्टाइन नाम आया है, वहाँ से आप बोल सकते हो। ये पैलेस्टाइन जो एरिया रीजन जो है आप जो देख रहे हो मैप में, ये रीजन एक्चुअली बहुत सारा मुस्लिम क्रिश्चियंस डायनेस्टी से रूल किया हुआ है। बहुत बार डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ है, बहुत कन्वर्जन हुआ है, कभी क्रिश्चियन, कभी मुस्लिम, कभी ज्यूस, यहाँ पे बहुत सारा टर्निंग हुआ है, डेमोग्राफिकल माइग्रेशन हुआ है इस एरिया में। और ये रिलीजियस माइथोलॉजिकल हिस्ट्रिकल वैल्यू में बहुत मायने रखता है ये एरिया। अर्ली 20th सेंचुरी तक ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ऑटोमन एम्पायर आपको पता होगा, ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ पे रूल किया हुआ है। और ये एरिया में ऑटोमन एम्पायर के बाद से इसको ब्रिटिश में ने कॉलोनाइज किया, जिसके बारे में मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। 19th सेंचुरी में एक ज्यूस माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ज्यूस लोग जो होता है, वो लोग ज्यूस बहुत परसिक्यूशन और ऑपरेशन को फेस किया हुआ है। ज्यूस लोग को आप जैसे मैं अभी बोला कि ओल्ड टेस्टामेंट या फिर अगर आप उन लोगों के रिलीजियस बुक्स देखोगे या कहीं कहीं बिलीव किया जाता है कि ये लोग बहुत बुरी तरह से इजिप्ट में ये लोग स्लेवरी फेस किया था, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जीसस क्राइस्ट, आपको पता है जीसस क्राइस्ट जो है, उनका मौत के पीछे, उनका क्रूसिफिकेशन के पीछे जीसस क्राइस्ट जो खुद एक ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते थे, उसके बाद क्रिश्चियनिटी केम इन टू द प्लेस। जीसस क्राइस्ट का जो एक डिसिपल था वो खुद ज्यूस था, और उन्होंने पॉइंट आउट किया था रोमांस को, दिस इज़ द जीसस क्राइस्ट, दिस इज जीसस। तो उसके बाद क्रूसिफिकेशन हुआ था। तो क्रिश्चियंस को लगता है कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन के पीछे ज्यूस का हाथ है, तो इसलिए दे स्टार्टेड ए ह्यूज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूस। और ज्यूस लोगों के खिलाफ बहुत अफवाहें फैलाया जाता था, जैसे वो लोग खून पीता है, वो लोग कल्ट फॉलो करता है, ठीक है, वो लोग जीसस क्राइस्ट का डेथ के पीछे उन लोगों का हाथ है। क्रूसेडर्स लोग ज्यूस को बहुत कत्लेआम किया था, ज्यूस लोग बहुत परसिक्यूशन को फेस किया था, बहुत फेस किया था। तो एंटीसेमेटिक जिसको बोलता है कि रेसिज्म अगेंस्ट ज्यूस फेस किया था, हज़ारों सालों से फेस कर रहा था। तो ज्यूस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितना भी ज्यूस है, वो लोग अपना एक शेल्टर, एक सेफ्टी का चलते इधर से उधर माइग्रेट करता था, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। कहीं कोई सेटलमेंट उन लोगों को नहीं मिला था, वो लोग हज़ारों साल से, 100 साल से वो लोग एक जगह से एक जगह माइग्रेट हो रहा था। तो लेट 19th सेंचुरी में, जैसे मैं अभी उसी पॉइंट में आ रहा हूँ, लगभग 1870 के बाद से एक धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट बाहर उभरते हुए आया। ये कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जायनिज्म। मतलब क्या होता है जायन, ZION। जायन एक टर्मिनोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट है जो हिब्रू बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में अप्रोक्सीमेटली 152 टाइम्स का जिक्र किया गया था। जायन मतलब होता है जेरूसलम का सिनोनिम, या फिर आप इजराइल बोल सकते हो, किंगडम ऑफ इजराइल या फिर प्रॉमिस लैंड, उसका एक सिनोनिम है। तो जायन मतलब होता है दैट प्लेस आप जो मैप में देख रहे हो, दैट प्लेस, इसको जायन बोला जाता है। 1970 के बाद से सबको लगने लगा दे विश की काश हम लोग उस जायन में, कुछ उस इजराइल में जा सकते थे, वहाँ पे सेटल हो सकते थे, वहाँ पे सेफ्टी मिलेगा। रिलीजियस व्यू है, क्योंकि वेस्टर्न वॉल जो जुडाइज्म का बहुत एक रिलीजियस व्यू पॉइंट है, वहाँ पे ही है वेस्टर्न वॉल, तो हम लोग वहाँ पे सेटल हो सकते थे। 1890s के बाद से धीरे धीरे इसका पॉलिटिकल वर्जन उभरना स्टार्ट हुआ। 1896 में एक एस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट है जिसका नाम है थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल ने इसका पॉलिटिकल वर्जन, अब जायनिज्म का पॉलिटिकल वर्जन, जो सोचता था कि काश हम लोग जायन में जा सकते थे, इजराइल में जा सकते थे, वो जो पाथ फॉलो करते थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो पाथ, जो मूवमेंट, जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसको जायनिज्म बोला जाता था। और इसका मेन अगर आप फाउंडिंग फादर आप बोल सकते हो पॉलिटिकल वर्जन का, तो थियोडोर हर्जल ही थे। तो उनके बाद से ये स्टार्ट हो गया जायनिज्म, और जो फॉलोअर्स थे, जो फॉलो करते थे इसको जायनिस्ट बोला जाता था, जायनिस्ट मूवमेंट। अब हम लोग चलते हैं कि 20th सेंचुरी में 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जैसे आप लोगों को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम में ये पैलेस्टाइन जो एरिया है, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, इंटर अरब में ऑटोमन एम्पायर का राज था। ब्रिटिश को लग रहा था कि अगर ऑटोमन को हराना है तो हम लोग को सपोर्ट चाहिए। तो ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले से ही वहाँ पे थोड़ा करके ज्यूस वहाँ पे सेटलमेंट हो रहा था। जैसे मैं बोला, एज पर द जायनिस्ट मूवमेंट, एज पर द जायनिज्म, सब किसी को धीरे धीरे अमाउंट में, उतना बड़ा अमाउंट में नहीं, मगर इवेंचुअली धीरे धीरे अमाउंट में सब कोई वो प्रॉमिस लैंड इजराइल में, या पैलेस्टाइन में जा रहा था। छोटा अमाउंट में वहाँ पे अच्छा से रह रहा था वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे जाके रहता था, अपना रिलीजियस अपना जो फ्रीडम है, अपना सब रहता था। एरिया बहुत बड़ा था, एरिया रहने का बहुत जगह था, पॉपुलेशन भी बहुत कम था। एनीवे वहाँ पे जा रहा था, माइग्रेशन हो रहा था। तो ब्रिटिश को लगा यहाँ पे धीरे धीरे ज्यूज का माइग्रेशन बढ़ रहा है, ज्यूज का जो जाइनिज्म का जो प्रोपागंडा है, जाइनिज्म का जो अप्रोच है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ज्यूज को प्रॉमिस किया कि अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे या फिर तुम लोग मेरे फेवर में रहोगे, ब्रिटिश लोग बोला, ज्यूज या जाइनिस्ट लोगों को, पॉलिटिकल जाइनिस्ट को बोला था, तो हम लोग तुम लोगों को प्रॉमिस करते हैं, इसको बाल्फोर डिक्लेरेशन बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग तुम लोगों को एक जगह देंगे पैलेस्टाइन में, जहाँ पे तुम लोग आज़ादी से रह सकते हो, एक प्लेस देंगे तुम लोगों को, जहाँ पे तुम लोग आराम से सेफली रह सकते हो। ये प्रॉमिस कर दिया कि एक अलग सा कंट्री तुम लोगों को दे देंगे। ये प्रॉमिस ब्रिटिश ने इन लोगों को कर दिया। सेम टाइम में ब्रिटिश ने क्या किया, अरबियन लीडर्स था, अरबियन लीडर्स को लगता था, या फिर अरबियन लीग बोल सकते हो आप, अरबियन लीग या अरबियन लीडर्स को, उन लोगों का व्यू था, उन लोगों का जो मोटिव था अरबियन लोगों का, कि हम लोग पूरा एंटायर अरबियन पेनिनसुला, जो कंट्री है, जो अरबियन एरिया है, अभी करेंटली सऊदी अरबिया, UAE, लेबानन, इजिप्ट, उसके बाद जॉर्डन, सीरिया, ये सब एरिया, उन लोगों को प्रॉमिस किया कि तुम लोग अगर हम लोगों को एमुनेशन से, मिलिट्री से सपोर्ट करोगे टू फाइट अगेंस्ट ऑटोमन, तो हम लोग तुम लोगों को एक अलग सा नेशन देंगे, इंटर अरबियन एक कंट्री हम लोग को तुम लोगों को करवा देंगे। ये प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। बीच साइड में क्या किया, बैक में ब्रिटिश ने क्या किया, फ्रांस के साथ, रसिया के साथ अपना पॉलिटिकली कॉन्वर्सेशन जारी रखा। इससे क्या हुआ, उन लोगों ने अपने में मैटर सेटल कर लिया कि अगर ऑटोमन हार गया तो यहाँ पे अपना कॉलोनीज हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। हुआ वही 1918 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो ब्रिटिश ने क्या किया, वो इंटर अरबियन एरिया में फ्रांस और ब्रिटेन अपना कॉलोनीज डिवाइड कर लिया। इससे क्या हुआ, हर वो जो पार्टी स्टेक होल्डर था, सबको ट्रिगर हो गया, सबको खराब लग गया, सबको बौखला गया कि हम लोग के साथ धोखा हुआ है। तो धीरे धीरे वहाँ पे ब्रिटिश अपना कॉलोनी स्थापना करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब माइग्रेशन तो होता रहता था, ज्यूस माइग्रेशन तो हो रहा है ऑल ओवर यूरोपियन कंट्रीज से, मेनली यूरोपियन एरिया से, यूरोपियन या मिडिल ईस्ट एरिया से जितना भी ज्यूस था, सब धीरे धीरे जेरूसलम एंड इजराइल, पैलेस्टाइन, वो जो रीजन है जो कि आप मैप में देख सकते हो, उसमें एंट्री कर रहा था, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये बढ़ना कब स्टार्ट हुआ, 1933 के बाद से। 1933 में 92% वोट लेके नाजी पार्टी लेड बाय हिटलर वो जर्मनी में पावर में आ गया।
और हिटलर एक बहुत रेसिस्ट आदमी था जो यहूदी को, ज्यूस को पसंद नहीं करता था। ही एक्चुअली हेटेड ज्यूस ऑल ओवर इंटायर यूरोप में लगभग 95 लाख ज्यूस था, जिसमें से लगभग 60 लाख को मार दिया, कत्लेआम कर दिया। आप समझ सकते हो कितना वहाँ पे जीनोसाइड हुआ था, होलोकॉस्ट। आप लोग पता चल जाएगा, बहुत अच्छा मूवीज़ है, आप देख सकते हो। तो अब क्या हुआ कि ज्यूस लोग बहुत बड़ा अमाउंट में धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। कोई यूएस चला गया, अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, और बहुत बड़ा अमाउंट में, लगभग आप समझ लीजिए लाखों के तादाद में ज्यूस क्या हुआ, धीरे धीरे जेरूसलम और पैलेस्टाइन में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों का ये बिलीव भी था कि दिस इज़ आवर प्रॉमिस लैंड, दिस इज़ किंगडम ऑफ इजराइल, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा सेटल्ड ज्यूस है जो रह रहा है वहाँ पे, हम लोग भी जाएंगे, रहेंगे, ऐसा चल रहा था। वहाँ पे माइग्रेशन जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस होने से क्या हुआ, उन लोग धीरे धीरे ज्यूस लोग बोलने लगे कि हम लोग अपना कंट्री दो। पैलेस्टाइन लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों का कंट्री अपना नहीं मिलेगा। पैलेस्टाइन बोला कि अपना कंट्री है। वहाँ पे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे सिविलियन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिलीजन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश तब तक बहुत वीक हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, बहुत इकोनॉमिकल चैलेंज आ गया था। 1947 में इंडिया को फ्रीडम भी मिल गया था। ये एक बिग रीज़न है कि तब तक ब्रिटिश बहुत वीक हो चुका था। ब्रिटिश को लग गया था कि ये इजराइल पैलेस्टाइन, मतलब ये जो पैलेस्टाइन में ज्यूज़ के साथ जो मुस्लिम, अरबियन मुस्लिम, तो अरबियन पैलेस्टाइन मतलब अरबियन मुस्लिम ही है, वो लोग, वो अरबियन मुस्लिम से उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई। तो ब्रिटिश ने कहा कि यूएन को जाके बोला कि आप सॉल्व कर दो। तो यूएन और ब्रिटिश छोड़ के चल गया। अब यूएन ने क्या हुआ, 1947 में यूनाइटेड नेशन में एक डिक्लेरेशन जारी किया, मई में शायद, मैं भूल गया, कि इस पैलेस्टाइनियन रीजियन को दो पार्ट में पार्टीशन होगा, दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक पार्ट ज्यूज के लिए, एक पार्ट पैलेस्टाइन के लिए, ठीक है। जहाँ पे पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स लोग या फिर अरब पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स लोग का सेटलमेंट एरिया है, वहाँ पे पैलेस्टाइन डिसाइड किया जाएगा, और जहाँ पे इजराइल ज्यूस है, वो ज्यूस सेटलमेंट, वो ज्यूस एरिया में डिवाइड किया जाएगा। वहाँ पे कोई कंट्री का नाम नहीं लिया गया था, बस डिवाइड कर दिया गया था। इससे क्या हुआ, ज्यूस लोग बोला। और हाँ, जेरूसलम जो था, जेरूसलम एक होली सिटी है जहाँ पे तीनों रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, तीनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस और साइट्स था। जैसे क्रिश्चियंस के लिए चर्च ऑफ सेपुलर, उसके बाद जुडाइज्म के लिए वेस्टर्न वॉल, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोला, और इस्लाम के लिए वहाँ पे अल-अक्सा मॉस्क, टेम्पल डोम। तो ये सब बहुत सारा साइंस था, बहुत सारा साइट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मेनली जेरूसलम का ईस्टर्न पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला ये कि पहले फिलहाल इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, किसी को दिया नहीं जाएगा। ऐसे डिवाइड हुआ, जो ये पूरा एंटायर जो पार्टीशन का पार्ट था, टू नेशन पार्टीशन का पार्ट था, ये अरेबियन मुस्लिम्स, अरेबियन लीडर्स को अच्छा सा जमा नहीं। 1948 में इजराइल और उसके साथ अरब लीग का तब तो 1945 में अरब लीग का स्थापना हो गई थी। इजिप्ट को लेके, जॉर्डन को लेके, सीरिया, ये सब कंट्री, अरबियन कंट्रीज को लेके, दोनों के बीच में युद्ध लग गया 1948 में। सबने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। और इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा न्यूली फॉर्म कंट्री है, तब तक नहीं हुआ था। 1949 में एक्चुअली वो लोग डिक्लेयर किया था इजराइल की, दिस इज स्टेट ऑफ इजराइल। एनीवे, आप इजराइल ही पकड़ के चलो, ज्यूस लैंड। तो इजराइल, अब वो इतना छोटा देश है, उसके साथ एक 6-7 देश ऑलरेडी एस्टेब्लिश देश वार में खड़ा हुआ है। इजराइल को, यहूदी को पता था, ज्यूस को पता था कि अगर इस युद्ध में अगर हम लोग ये वार में हम लोग नहीं जीते तो हम लोग का सर्वाइवल एट स्टेक हो जाएगा, सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। अपना जी जान दे के लड़ा, और बिलीव मी वो लोग जीत गया। वो वार को जीत गया मतलब क्या होगा, अपना लैंड को वो लोग किसी का और का हाथ में जाने नहीं दिया, मतलब मैक्सिमम ऑफ देयर लैंड, मेन लैंड को टच करने में नहीं दिया। हालांकि बहुत सारा लैंड उन्होंने इजराइल ने कैप्चर भी कर लिया था थोड़ा बहुत, मगर क्या हुआ, ये जो अदर्स अरबियन नेशंस है, जैसे कि इजिप्ट, जैसे कि जॉर्डन, ये लोग ने क्या किया, एग्जिस्टिंग पैलेस्टाइनियंस जहाँ पे रह रहा है, वो सब कॉलोनीज को भी ये लोग अपना कैप्चर कर लिया। मतलब जब अपॉर्चुनिटीज देखा तो अपना ले लो। जैसे कि गाजा स्ट्रिप, जैसे पहले मैप में आप देख रहे थे, गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे मैक्सिमम पैलेस्टीनियंस रहता था, उसको कैप्चर कर लिया इजिप्ट ने। और जो वेस्ट बैंक किस लिए बोला जाता था उस एरिया को, क्योंकि वो जॉर्डन रिवर का वेस्ट साइड में है, इसलिए वेस्ट बैंक बोला जाता था। वेस्ट बैंक जहाँ पे पैलेस्टीनियन का नंबर बहुत ज़्यादा था, उसको कैप्चर कर लिया जॉर्डन ने, तब का नाम था ट्रांस जॉर्डन ने, और बीच में इजराइल है। ये 1948 से चल रहा था ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ,
पैलेस्तीनियन जो इंटरेस्ट है, पैलेस्तीनियन जो लोकल पीपल है, जो पॉपुलेशन है, उन लोग कहाँ पे जाएगा, उसका तो पूरा कंट्री कैप्चर हो गया, बी इट इजराइल, बी इट अरबियंस। एक बहुत बड़ा माइग्रेशन रिफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हो गया। इसको हिस्ट्री में एक इसको अरबियन इजराइल पैलेस्तीनियन रिफ्यूजी क्राइसिस बोल सकते हो, कि अपना घर छोड़कर उन लोग जाना पड़ रहा है। कितना खराब सिचुएशन सोचिए। 1964 में ऐसा चलता रहा, अरबियन कंट्रीज इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, इजराइल इन लोगों पर अटैक कर रहा है, ऐसे छोटा मोटा क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। 1964 में यासिर अराफत बोल के एक लीडर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हिस्ट्री में। इन्होंने PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक फॉर्म किया, जो कि एक्चुअली इज पैलेस्टीनियन कॉज के लिए, पैलेस्टीनियन राइट के लिए लड़ेगा। उन लोगों का मेन प्रोपागेंडा था, मेन एजेंडा था, और मतलब आर्म रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, बहुत फेमस हो गया वो अरेबियन वर्ल्ड में, और हर जगह बहुत फेमस हो गया, पैलेस्टीनियन के बीच में बहुत फेमस हो गया। 1967 में एक आप बोल सकते हो मेन एक वार हुई, एक लड़ाई हुई इजराइल के साथ अगेन अरेबियन कंट्रीज़ का, और इसमें पैलेस्टीनियन भी साथ में था। ठीक है, इसको 6 डेज वार बोला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक टैंक इसको ये भी बोल सकते हो, वार ऑफ टैंक बोल सकते हो, टैंक वार बोल सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, असल आपको लगेगा जैसे मूवीज़ चल रहा है। मैं पढ़ा हूँ खुद इसके बारे में। इसमें भी खतरनाक जीत हुआ इजराइल का, एक कंट्री के साथ इतना 6-7 अरबियन कंट्रीज। इस बार जो हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस और भयानक हुआ। इस बार क्या हुआ, इस 6 डेज वार के 1967 से क्या हुआ, इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने नाक की अपना ज़मीन को ठीक ठाक रखा, कैप्चर होने नहीं दिया। उसके बाद वो वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन का हिस्सा था, जॉर्डन ने कैप्चर कर रखा था, उसको भी छीन लिया। गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट का पार्ट था, उसको भी छीन लिया इजिप्ट से। और इजिप्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट, गोलान हाइट्स, साइनाई पेनिनसुला, साइनाई रीजन, ये सब एरिया, बहुत बड़ा रीजन कैप्चर कर लिया। इससे पूरा एंटायर अरेबियन वर्ल्ड में एक शेम का सिचुएशन आ गया। कोई भी प्रेसिडेंट सब कोई इतना अशेम्ड हो गया, आप समझ नहीं पाओगे, इतना सिचुएशन खराब हो गया था। इनफैक्ट इससे क्या हुआ, इजिप्शियन जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो अब 1967 में इजराइल ने बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। उसके बाद से इजरायली ज्यूज जितना है, तब तो इजराइल हो चुका था, राइट। इजरायली ज्यूज जो है वो लोग सेटलमेंट करना स्टार्ट हो गया गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में, मेनली वेस्ट बैंक एरिया जो है उसमें जाके सेटलमेंट होना स्टार्ट कर दिया। सब कोई लाखों के तादाद में, हज़ारों के तादाद में ज्यूज वहाँ पर जाता था, अपना घर बनाता था, कॉलोनी बनाता था, हॉस्पिटल, होटल, टाउन्स, बहुत सारा टाउन्स बना रहा था। लोकल पैलेस्टाइन जो पीपल है बहुत प्रोटेस्ट कर रहा था, मगर कौन सुनेगा किसके बात। वहाँ पे तो इजराइल का राज चलता था, तब उन लोग बहुत पावरफुल हो चुका था। सिचुएशन उन लोग इतना पावरफुल बना दिया था इजराइल को कि अलग अलग देश को सीखना चाहिए कि ये एक छोटा सा देश कैसे इतना साउथ एनिमी सराउंडेड होने के बाद भी टिका हुआ या डेवलप कर रहा है। बैक टू द पॉइंट। इसके बाद ये सेटलमेंट चलता रहा, माइग्रेशन चलता रहा। 1973 में एक वार ऑफ रामादान बोल सकते हो, एक वार हुई जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये वार में भी कोई सीज फायर हो चुका था। किसी का लैंड, इतना इंपॉर्टेंट लैंड ग्रेबिंग जो या फिर कैप्चरिंग उतना हुआ नहीं था। इस वार का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस वार में कोल्ड वार का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल है। मैं इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कोल्ड वार का मैं ऑलरेडी बना चुका, आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वीडियो है कोल्ड वार का। कोल्ड वार में क्या होता है, अमेरिका के साथ, यूएस के साथ, तब को सोवियत रशिया के साथ एक शीत युद्ध चल रहा था। फेस टू फेस युद्ध नहीं, मगर प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। प्रॉक्सी वॉर यहाँ पे भी आई थी 1973 वॉर में। इसमें क्या हुआ था कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, और इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, अरबियन कंट्रीज, इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था USSR। उसके बाद क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सब अलाइज कंट्रीज, चाइना, ये सब कंट्रीज, राइट। 1973 बाद के तब तो सेटलमेंट चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, 1978-79 में इजिप्ट के साथ एक इजराइल का एक ट्रूस, एक पीस एग्रीमेंट हुआ, जो बहुत हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस है। इस ट्रूस में बोला गया था, इस इंपॉर्टेंट में पीस एग्रीमेंट बोला गया है कि इजराइल वो साइनाई पेनिनसुला, बहुत बड़ा एरिया है इजिप्ट का, वो छोड़ देगा। और इसका बदले क्या होगा, इसका बदले इजिप्ट सबसे पहला कंट्री बनेगा अरबियन नेशंस में, अरबियन लीग में, जो इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा। कोई भी अरबियन कंट्री इजराइल को एज ए सोवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ऑब्वियसली इसका कॉन्सिक्वेंस भी फेस करना पड़ेगा इजिप्ट को। इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर को नेक्स्ट 1981 में, 2 साल बाद असैसिनेट कर दिया गया इजिप्ट में। वो लोग सोच रहा था कि कैसे हम लोग का अरबियन कंट्री का एक देश, अरबियन नेशन का एक देश, एक मुस्लिम देश, एक ज्यूस लोगों को, एक इजराइल को एक अलग सा सोवरेन कंट्री एक्सेप्ट कर सकता है। 1981 के बाद से संघर्ष चलते रहा, वार, क्रॉस बॉर्डर वार चलता रहा था, मगर थोड़ा बहुत गेरिला वार चल रहा था। मगर तब तक PLO, जैसे बोला यासर अराफत, PLO
ये पीएल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली आर्म रिवोल्यूशन से धीरे धीरे पॉलिटिकल सेटलमेंट या फिर पॉलिटिकल टॉक प्रोसेस में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे पॉलिटिकली वो लोग ग्रो कर रहा था। वहाँ पे इजराइल पैलेस्तीन में तब 1987 में हमास बोल के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जो एक सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है। इसको अभी तक मिलिटेंट ही बोला जाता है, क्योंकि इसका मिलिटेंसी, ये कभी मिलिटेंसी को छोड़ा नहीं। ये लोग आर्म रेवोल्यूशन कर रहा था, कभी टॉक में बिलीव नहीं किया और इजराइल को ऊपर डायरेक्टली अटैक करता था। इन लोगों को लगता था कि पीएलओ कोई काम का नहीं है, ये लोग बस टॉक करते थे, डायलॉग करता है। इजराइल को ख़त्म कर दिया जाएगा मैप से, इस पैलेस्टाइन का एग्जिस्टेंस होगा, इसी के लिए हम लोग बॉम्बिंग करना है, सुसाइड बॉम्बिंग करना है, सब कुछ करना है। ये लोग ओवर एंड ओवर अटैक करना स्टार्ट कर दिया इजराइल के ऊपर। मगर पीएलओ जो था वो टॉक में बिलीव कर रहा था तब तक। मगर हमास तब तक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था, जस्ट फॉर्म हुआ था। 1987 के बाद हम लोग चल जाते हैं 1993, जब ऑस्लो अकॉर्ड हुई। ऑस्लो अकॉर्ड दुनिया में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोग को कभी मतलब बहुत ऑफन ये ऑस्लो अकॉर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था, यासिर अराफत पीएलओ का चीफ, और उसके साथ हम लोग का जो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ट्रूथ साइन हुआ था। इस ट्रूथ साइन के चलते ये इतना फ्रूटफुल, इतना क्लोज आ चुका था ये दोनों, कि इस ट्रूथ साइन के चलते उसके नेक्स्ट ईयर दोनों को ही, इजराइल प्राइम मिनिस्टर और अराफत को, दोनों को ही नोबेल पीस प्राइज़ मिला। जैसे बिल क्लिंटन के साथ देख सकते हो, नोबेल पीस प्राइज़ मिला। इतना मैच्योर हो चुका था रिलेशनशिप। मगर होता है क्या कि नेक्स्ट ईयर ही इजराइल प्राइम मिनिस्टर को अगेन कुछ ऑर्थोडॉक्स ज्यूस और कुछ कट्टरवादी ज्यूस ने उसको असैसिनेट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद हमास का पावर और भी बढ़ने लग गया था। हमास और भी डायरेक्ट अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। इजराइल ने क्या किया, अब धीरे धीरे इजराइल भी काउंटर टेररिज्म स्टार्ट कर दिया था। पहले भी करता था, इसमें और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया। तो इजराइल के साथ पैलेस्टीनियन का जो रिलेशनशिप है और भी जितना भी क्लोज आया था वो और भी दूर होता जा रहा था, और भी ख़राब हो गया था। उस टाइम में जितना भी थोड़ा भी हुआ था वो भी खराब हो गया था। मगर बहुत सारा इजराइल पैलेस्टीनियन को ये अच्छा नहीं लगा था कि हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 1993 ऑस्लो अकॉर्ड को देखोगे तो इसमें मुझे तो लगता है कि बहुत सारा पैलेस्टीनियन को कॉम्प्रोमाइज़ करना हुआ था। क्यों, देखिए ऑस्लो अकॉर्ड में बोला गया था कि वो जो मैं बोल रहा था 1967 से बहुत सारा माइग्रेशन हो रहा था, सेटलमेंट हो रहा था। वहाँ पे लाखों के तादाद में 5 लाख 6 लाख सेटलमेंट ऑलरेडी वो सब वेस्ट बैंक में और गाजा में हो चुका था। ऑस्लो अकॉर्ड में बोला जा रहा है कि गाजा स्ट्रिप को और वेस्ट बैंक को इजराइल अपना मिलिट्री विड्रॉ कर लेगा, वहाँ से मिलिट्री नहीं रखेगा। वो लोकल पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट, तब तक पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया गया था। मतलब पैलेस्टीनियन एक नेशनल आइडेंटिटी हो चुकी थी, पैलेस्टीनियन एक नया कंट्री हो चुकी थी, एक आइडेंटिटी हो चुका था। तो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट अपना रूल करेंगे वहाँ पे दोनों पे। ठीक है, तब तो पीएलओ था, पीएलओ रूल करेंगे वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन देगा। मगर इजराइल चाहे तो वहाँ पे एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकली मिलिट्री अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जाके मिलिट्री एक्टिविस्ट काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक समझौता हुआ था कि चलो ये दोनों गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को लेके पैलेस्टीनियन कंट्री का, पैलेस्टीनियन नेशनल इंटरेस्ट को, आइडेंटिटी को प्रपोज किया गया था। मगर जो सेटलर था वेस्ट बैंक में सबसे ज़्यादा सेटलर गया था, ज्यू सेटलमेंट 6 लाख के ऊपर चल गया था। वहाँ पे उस एरिया को, वो वेस्ट बैंक को 3 एरिया में डिवाइड किया गया था, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। एरिया ए लगभग 28%, उसमें बोला गया था कि उसमें पीए मतलब पैलेस्टीनियन और वहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों का एक जॉइंट रूल होगा, मिलिट्री रूल होगा। मगर उसमें मेनली जो सिविक बॉडी है वो पैलेस्टाइन जो है वो उसको डील करेंगे। एरिया बी है, एरिया बी में बोला गया है कि जो एरिया वहाँ पे जहाँ पे पैलेस्टीनियन ज़्यादा है वहाँ पे लगभग 22 से 30 लाख का पैलेस्टीनियन रेसिडेंट रहता था वहाँ पे, उन लोगों के लिए एलोकेट किया जाएगा, जहाँ पे पैलेस्टीनियन सिविक बॉडी उसको रूल करेंगे। और एक समझौता किया गया था कि इजराइल चाहे तो वहाँ पे जाके मिलिट्री और पैलेस्टीनियन मिलिट्री अपना वहाँ पे जाके काउंटर टेररिज्म या फिर जो क्रॉस बॉर्डर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो डील करेंगे। और एरिया सी में बोला गया था वहाँ पे ज्यूज ज़्यादा था, जो कि 60% ऑफ दैट लैंड, आप समझ सकते हो 60% ऑफ दैट लैंड कैसे मैक्सिमम ज्यूस को इजराइल को दिया जा सकता है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, वहाँ पे लगभग 6 से 7 लाख ज्यूस है और 22 से 30 लाख पैलेस्टीनियंस है। तो 60% एरिया सी, 60% लैंड इजराइल को कैसे मिल सकता है। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट था, मुझे अच्छा नहीं लगा था पर्सनली, मैं ये मेरा व्यू है, आप अलग लग सकता है। मगर यहाँ पे सेटलमेंट में बोला गया है और यहाँ पे ज्यूस खुद सोली हैंडल करेगा इजराइल, इसका जितना भी सिविक बॉडी है, मिलिट्री है, ये इजराइल फुल्ली हैंडल करेगा।
अच्छा, मगर 1996 1997 इसके बाद से हमास ने इतना अटैक करना स्टार्ट कर दिया इसराइल को, और इसराइल ने इसका काउंटर टेररिज्म स्टार्ट कर दिया। तो इतना दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि इसराइल ने क्या किया, इसराइल वो जो वेस्ट बैंक में जितना इसराइल कॉलोनी 60% एरिया बोल रहा था ना, वो तो एक जगह तो नहीं है ना, वो स्प्रेड किया हुआ है धीरे धीरे से सेटलमेंट, लाखों के तादाद में वहाँ पे लोग हैं, हॉस्पिटल टाउन से, वहाँ पे जाके ना एक वॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे जाके गार्ड बैठा दिया, मिलिट्री गार्ड बैठा दिया। इससे क्या हुआ, जो इधर से उधर जो पैलेस्टीनियंस, कॉमन पैलेस्टीनियन इधर से उधर मूव करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उन लोगों के लिए एक जेल काइंड ऑफ लग गया। गाज़ा में क्या हुआ, गाज़ा में जाके, गाज़ा में हमास है मगर इसराइल वहाँ पे इतना मिलिट्री टाइट कर दिया, वहाँ पे जाके इतना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दिया कि वहाँ पे गाज़ा को बोला जाता है कि एयर जेल बोला जाता है वहाँ पे गाज़ा में, गाज़ा को। इसके पीछे बहुत रीज़न है, मैं दूसरा गाज़ा के लिए वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाज़ा स्ट्रिप के बारे में। 2005 या 6 में इलेक्शन हुआ, 2007 में एक बहुत बड़ा रायट लग गया। आप सोचिए पैलेस्टाइन जो कि छोटा सा इतना छोटा सा कंट्री है, उसके बीच में, दोनों के बीच में पॉलिटिकली रायट लग गया। और गाज़ा स्ट्रिप को, एक कंट्री है मगर गाज़ा स्ट्रिप को रूल कर रहे हैं अपना पूरा लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एवरीथिंग एडमिनिस्ट्रेशन रूल कर रहे हैं गाज़ा, और वेस्ट बैंक को रूल कर रहे हैं PLO या फिर फतह। ठीक है, देश एक मगर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डिफरेंट है। ये चलता रहा, और इसराइल अपना देश को बचा रहा है, एक सॉवरेन कंट्री है, कोई भी थ्रेट आ रहा है, आयरन डोम है, मच मोर डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज से भी बहुत डेवलप कर चुका था इसराइल। मगर पैलेस्टाइन बस अपना में लड़के, पैलेस्टाइन का जो अपना कॉज है, वो कॉज को चलते कुछ भी आप कारण बोले, पैलेस्टाइन उतना डेवलप नहीं कर पाया था। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कुछ 10-15 मिनट के वीडियो में आपको कभी नहीं समझा सकता। जो कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए, वो हाफ नॉलेज जा रहा है आप लोगों के पास। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत वीडियोस देखिए, बड़ा बड़ा घंटा डेढ़ का जो डॉक्यूमेंट्रीज है उसको देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। मैं बस एक आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया हूँ कि बेसिक जिस्ट प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, क्या है। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक, माय बैड, ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर मैं छोटा में कंक्लूड करूँगा। जेरूसलम एक्चुअली एक बहुत लगभग 5,000 साल पुराना एक एंशिएंट सिटी है, बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू है। जेरूसलम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा है। जब 1967 में वार हुई थी, तो मैं जैसा बोला था कि वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया था, गाज़ा कैप्चर कर लिया था इसराइल। तो वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच में जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे जेरूसलम का लोकेशन है। जेरूसलम और बेथलेहम अगल बगल सिटी है। जेरूसलम का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट जेरूसलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे 3 रिलीजन का मेन साइट्स है, जैसे मैं बोल रहा था। ईस्ट जेरूसलम के लिए ही सबसे ज़्यादा कैओस चल रहा है। पैलेस्टाइन बोलता है कि ईस्ट जेरूसलम हम लोगों का है, और इसराइल बोल रहा है कि पूरा इंटर जेरूसलम ही हम लोगों का है, ईस्ट तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने, जब नेतान्याहू पहला का प्राइम मिनिस्टर इसराइल का, ठीक है, अभी तो नाफ्ताली हो गया, तब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने बोला था कि कोई कुछ माने या ना माने, पूरा इंटर जेरूसलम हम लोग का कैपिटल कंट्री है, तेल अवीव से शिफ्ट करके हम लोग वहाँ पे कर देंगे। और अमेरिका ने उसको सपोर्ट करके क्या किया था, अपना जो एम्बेसी है वो जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया था। इससे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बवाल मच गया था। ये पैलेस्टीनियन ने बहुत बार इसका प्रोटेस्ट किया, वो लोग बहुत प्रोटेस्ट करता भी है। ठीक है, अलास्का मॉस्को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है, हर आया दिन प्रोटेस्ट चलता है, बॉम्बिंग चलता है, झमेला चलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। आज बस इतना ही, जितना हो सकता है मेरा लिमिटेड नॉलेज में से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। कहीं पर गलती हो गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए प्लीज़ लिखिएगा। ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और अच्छा वीडियो ला सकूँ। सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।